दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज खबरों की शुरुआत दो कहावतों के साथ करेंगे। एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और दूसरी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। पाकिस्तान पर यह दूसरी कहावत ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि लौट के बुद्धू वापस खेलने को आ गया है। कल तक जो पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था वो अब भारत के साथ खेलने को तैयार है। जिस पाकिस्तान को कल तक क्रिकेट में नैतिकता की याद आ रही थी, आज उसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। तो जनहित में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर, भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए अब उसकी ओर से हामी भर दी गई है। आईसीसी ने सारा गुणा भाग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझा दिया था कि क्रिकेट में भारत का बायकॉट करने के नतीजे क्या हो सकते हैं, उसका हश्र कितना बुरा हो सकता है। इसके बाद पीसीबी ने यह सारी बात अपने हुक्मरानों यानी शहबाज सरकार को समझा दी, और जब दोनों की समझ में बात अच्छे से आ गई तो उसका अब क्रिकेट के मैदान पर सरेंडर हो गया है। और पीसीबी ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए हां कर दी है। यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में दोनों टीमों का यह बड़ा मुकाबला होगा। पहले पाकिस्तान की ओर से बैकआउट का ऐलान किया गया था और अब हामी भर दी गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल आईसीसी ने जब बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से आउट किया था तो उसके समर्थन में और भारत के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहले मैच का बायकॉट किया। यह फैसला पाकिस्तान सरकार का था। इसका ऐलान भी उसने पीसीबी से नहीं कराया था, बल्कि खुद ही सामने आकर कर दिया था। और इसी के बाद से आईसीसी और पीसीबी की बैकडोर बातचीत चल रही थी। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेटर और उसकी आवाम भी नहीं चाहती कि शहबाज सरकार की भारत के खिलाफ फिजूल की अकड़ का नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाना पड़े, जिसके दिन पहले से ही गर्दिश में चल रहे हैं। और सारे नफे नुकसान समझने के बाद आखिर पाकिस्तानी हुकूमत भी सरेंडर कर चुका है और पीसीबी ने भी वही किया। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने पर अड़े पाकिस्तान की तीनों मांगे पहले ही खारिज कर दी थी। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई मीटिंग के बाद उसे फाइनल अल्टीमेटम दिया था कि आगामी दिनों में इसका हश्र कितना बुरा हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत से प्रस्तावित मैच के बायकॉट का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में आईसीसी के दो प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी रविवार सुबह लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने पीसीबी अधिकारियों के साथ बाकायदा लंबी चौड़ी चर्चा की थी। उसके बाद पाकिस्तान की ये ड्रामेबाजी अब जाकर खत्म हुई है और भारत और पाकिस्तान के बीच 15 तारीख को यह महामुकाबला खेला जाएगा। इस वक्त हमारे खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस, इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? जब लौटकर पाकिस्तान को बुद्धू को इसी तरह से आना था तो ये उसकी नौटंकी क्या खत्म हो गई पूरी तरह से, ये माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर उसका औपचारिक ऐलान जो है कल तक आईसीसी की तरफ से आ जाना चाहिए। इतना सारा यू टर्न क्यों? उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है चित्रा, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा लगता है कि जब भी वो ऐसे कोई पोस्टरिंग करें तो वो बात जो आज की तारीख में कोई उनकी सुनता नहीं है, उनके कुछ थोड़े से सुनने के आसार हैं। इमरान ख्वाजा जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर हैं इस पूरे मसले में, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पूरे बातचीत को किया। और इमरान ख्वाजा जो है वो आईसीसी के फाइनेंशियल बोर्ड कमेटी के को भी एक काफी पावरफुल पोजीशन है। देखा जाए तो नेक्स्ट टू जय शाह अगर कोई है तो वो इमरान ख्वाजा है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये था कि उन्हें जो है पैसा काफी कम मिलता है। तो एक जो बैकडोर चैनल की जो बातें हुई है उसमें से एक शर्त ये है कि हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। तो 2027 तक तो फाइनेंशियल एग्रीमेंट तय हो चुका है। तो इस बात को उनको ये बताया गया है कि 27 के बाद
जब नया रिपोर्ट आएगा तब थोड़ा बहुत पाकिस्तान को शेयर मिल सकता है। लेकिन अगर वो अब नहीं खेलेगा पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 फरवरी को, तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेंबर्स साइनिंग अग्रीमेंट उन्होंने 2024 में ही कर दिया था, जिसमें उन्होंने माना था कि ऐसे खेलना है, तो अब वो पीछे हट नहीं सकता है। और इसीलिए अब पीसीबी जाके वापस पाकिस्तान बोर्ड को बोलेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलेगा कि हम खेलना चाहते हैं, आप प्लीज हमें इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जीएस विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जाकर बोलना पड़ेगा कि भाई हमें बुला लो वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। कितनी नौटंकी करता है ये पाकिस्तान और उसके हुक्मरान, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है इस खबर के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जनहित पे हम आगे बढ़ेंगे और अब बात उस अविश्वास प्रस्ताव की जिसके अंदर खुद ही बहुत सारा अविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी विद्रोही रचना के लिए जाने पहचाने जाने वाले प्रख्यात कवि धूमिल की एक कविता है रोटी और संसद, जिसकी पंक्तियां हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अहम मुद्दों से ध्यान हटाने, जरूरी मुद्दों पर मौन साधने वाली संसद पर धूमिल ने यह तंज कसा था। सरकारें बदलती रहती हैं, पक्ष विपक्ष का स्वरूप भी बदल जाता है, मगर अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है संसद के भीतर और बाहर के हालात। संसद ठप है और सियासत पूरी तरह से ऑन है। विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल साफ है, अगर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो किसी को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ सरकार से नहीं रही, सीधे स्पीकर ओम बिरला तक जाकर पहुंची है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, सरकार के पक्ष में रूल बदलते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, बराबरी का मौका उनकी ओर से नहीं दिया जाता है। इसी आरोप के साथ दिन भर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होती रही। राहुल गांधी को शैडो प्राइम मिनिस्टर बताकर कहा जाता रहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। दिन भर के सियासी हंगामे के बीच सरकार ने भी पलटवार का आज कोई मौका नहीं छोड़ा है। सवाल पूछा कि क्या इतना बहुमत है विपक्ष के पास कि स्पीकर को हटा सके, या फिर ये वही पुराना फॉर्मूला है, हंगामा करो, संसद नहीं चलने दो और बाहर जाकर लोकतंत्र खतरे में है का पूरा नैरेटिव सेट करो। इन सब के बीच आपके लिए जानना जरूरी यह है जो सच है कि विपक्ष को सरकार से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, सरकार विपक्ष की रणनीति को ड्रामा बता रही है और देश की संसद बंधक बनी हुई है। अब सवाल है विपक्ष का मकसद क्या है? क्या यह संवैधानिक चिंता है या फिर राजनीतिक स्टंट है? क्या वाकई स्पीकर का पद कटघरे में है या फिर मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि संसद चलने ही ना दें और खबर बनती रहे कि नेता विपक्ष को बोलने से रोका जाता है? और इस रस्साकशी में नुकसान आम जनता का हो रहा है जो अपने सांसदों को चुनकर भेजती है कि नीति नियंता उनके भविष्य के लिए काम करेंगे, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देश को आगे ले जाने पर पक्ष विपक्ष के तर्क सुनने को बेताब जनता की उम्मीदों पर इस तरह की तस्वीरें लगातार पानी फेर देती हैं, जैसा कि संसद से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं। बजट पर धन्यवाद भाषण में राहुल गांधी एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते थे जो छपी ही नहीं है। स्पीकर ने उन्हें रूल पढ़ा दिए, परमिशन नहीं दी। तभी से राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि किताब पढ़कर ही मानेंगे। स्पीकर भी रूल बुक पर अडिग हैं कि पढ़ने तो नहीं देंगे। इस चक्कर में विपक्ष हर रोज हंगामा करता है, नारे लग रहे हैं और लोकसभा कामकाज की बजाय लगातार स्थगित होती जा रही है। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went, and speaker committed to us that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे, स्पीकर ने ये कहा। ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है, स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। इसी टकराव के बीच आज संसद में सभी विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। उस समय कांग्रेस ने आइडिया दिया क्यों ना स्पीकर को हटाने पर काम किया जाए। विपक्षी दलों ने भी तुरंत कह दिया, कांग्रेस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलाना चाहते, साथ तक चर्चा करो,
सबको बोलने का अवसर है कि कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। अब एलओपी को सपोर्ट करना कोई अपराध है क्या? आप एलओपी को सुनना ही नहीं चाहते हो, उनको बोलने नहीं देना चाहते हो। विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है, तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये स्पीकर का अपना सम्मान है, सदन की अपनी गरिमा है, उन बातों को लेकर के हम बातचीत किए हैं। देखिए क्या रास्ता निकलता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पेपर पर मैं साइन करा, कांग्रेस पार्टी से बहुत लोग भी करे। संविधान के आर्टिकल 94C के तहत लोकसभा स्पीकर को लोकसभा ही हटा सकती है। नियम यह है कि 100 सांसद मिलकर नोटिस दे सकते हैं। ये नोटिस 14 दिन पहले देना होता है। प्रस्ताव मंजूर होने पर चर्चा और वोटिंग का दिन तय किया जाता है। उस दौरान चेयर पर स्पीकर खुद मौजूद नहीं रहते। ये तो रही प्रक्रिया, लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस और विपक्ष के पास बहुमत नहीं है तो स्पीकर ओम बिरला को हटाएंगे कैसे? नंबर कहां से लाएंगे? लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा नंबर है। एनडीए की 10 पार्टियों को मिलाकर 297 सांसद हैं, जो बहुमत के नंबर से 25 ज्यादा है। जबकि विपक्ष में 23 पार्टियों का सारा जोड़ लगाकर देखें तब संख्या पहुंचती है 238 की, बहुमत से 34 कम। विपक्ष के 238 सांसदों में अन्य दलों के 7 और सांसद जोड़ लें तब भी यह संख्या 245 पर जाकर ठहर जाती है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए के दलों में अभी कोई खटपट नहीं है, जबकि विपक्ष में देखें तो सबकी अपनी ढपली, अपने अपने राग। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी अकाली दल स्पीकर को लेकर किसका साथ देंगे ये तय नहीं है। बीजेपी की ओर से इसीलिए दावा किया जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। इनका ये बाल हट बैठा हुआ है कि नहीं मैं पहले कुछ बोलूंगा तभी जाके बजट पे चर्चा शुरू हो, तो विषय इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो एक तमाशबीन वाला काम कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट में होता है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ट्रेंड पता कर लेते हैं कि जीतेगा कौन, वैसा ही अनुमान अगर स्पीकर को हटाने वाले सियासी गेम में भी लगाएं तो इसमें भी विपक्ष के लिए हार के संकेत ज्यादा हैं, क्योंकि इतिहास बताता है स्पीकर को हटाने का ख्याल ख्याली पुलाव ही रहा, उससे सिर्फ दिल ही बहला है। 3 उदाहरण आपके सामने रख देते हैं। 1954 में लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। यह इस तरह का पहला प्रस्ताव था, लेकिन खारिज हो गया, नामंजूर। 1966 में लोकसभा स्पीकर हुकम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसको भी खारिज होना पड़ा। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 50 सदस्य भी उठकर खड़े नहीं हो पाए। 1987 में लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया, लेकिन स्पीकर को तब भी नहीं हटाया जा सका। ये प्रस्ताव भी खारिज हो गया था। माना जा रहा है स्पीकर ओम बिरला पर विपक्ष 1-2 दिन में नोटिस दे देगा, पर उसे यह भी देखना होगा कि नोटिस के ड्राफ्ट में ही फेल ना हो जाए, क्योंकि 2024 में जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब ऐसा हो चुका है। नोटिस में धनखड़ की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं लिखी गई थी। उपराष्ट्रपति की छवि बिगाड़ने और जल्दबाजी दिखाने की गलतियां भी पकड़ में आई थी। इन सब के बीच राहुल गांधी कब बोलेंगे, कब बोलने का मौका दिया जाएगा, इसके बजाय उस नई मुसीबत पर आते हैं जो उनकी तरफ अब आ सकती है। दिल्ली पुलिस ने जनरल नरवणे की किताब लीक होने के शक में केस दर्ज किया है। दिल्ली स्पेशल सेल को पता चला कि जनरल नरवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। इसी पर केस दर्ज हुआ है कि जब किताब को मंजूरी नहीं दी गई, उसकी लीगल छपाई नहीं हुई, तो उसकी पीडीएफ कॉपी शेयर कैसे की जा रही है? क्या इसे किसी ने लीक कर दिया? और अगर किया है तो वो कौन है? 2 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में किताब का कवर पेज दिखाया था, जिस पर उन्हें रोका गया। इसके 2 दिन के बाद राहुल गांधी किताब की हार्ड कॉपी लेकर संसद पहुंचे। तब भी सवाल उठे कि जब किताब छपी ही नहीं तो राहुल के पास आ कैसे गई? क्या किसी ने जानबूझकर इसे लीक कर दिया? अब वो चेहरे कौन से हैं
जैसे और जानकारी इस खबर के बाबत मिलेगी आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब 140 करोड़ देशवासियों की सेहत की बात, जिसे ध्यान से देखना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन खबर दिखाने से पहले जनहित में एक चेतावनी भी कि कमजोर दिल वाले ये खबर हरगिज ना देखें। आप मेरे सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, 800 में से सिर्फ 4 नंबर लाने वाला हड्डी रोग विशेषज्ञ बनेगा। जी हां, यह खबर बिल्कुल सच है। दाखिला हो चुका है। सिर्फ 3 साल बाद अगर उस डॉक्टर ने मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS का कोर्स पास कर लिया तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाएगा, यानी हड्डियों का ऑपरेशन करेगा। बड़ी बात यह है कि ऐसा चोरी छिपे नहीं हुआ, यह हुआ बकायदा एडमिशन के नियमों में छूट देकर। हुआ यह है कि रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट PG की परीक्षा में कुल 800 में से सिर्फ 4 नंबर लाने वाले MBBS डिग्रीधारी स्टूडेंट का MS ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हुआ। और इतना ही नहीं, दिल्ली के एक बेहद प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में भी 400 में से सिर्फ 44 नंबर लाने वाले का दाखिला MD MS ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट में कर दिया गया। जबकि एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 800 में से महज 47 नंबर लाने वाले का एडमिशन MS कोर्स में हुआ है। खुद डॉक्टर्स के मुताबिक ये गुणवत्ता से समझौता ही नहीं बल्कि जिंदगी से पूरी तरह खिलवाड़ है। एलोपैथी में डॉक्टरी की बैचलर यानी ग्रेजुएट डिग्री MBBS है। इसके बाद एक्सपर्ट डॉक्टर बनने के लिए DNB, MD या MS जैसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां होती हैं। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी MD वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें बिना ऑपरेशन के इलाज होता है, जैसे MD जनरल मेडिसिन, बच्चों के इलाज के लिए MD पीडियाट्रिक्स और चर्म रोग के इलाज के लिए MD डर्मेटोलॉजी। जबकि मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें सर्जिकल यानी ऑपरेशन से इलाज किया जाता है, जैसे MS जनरल सर्जरी, हड्डी के लिए MS ऑर्थोपेडिक्स, हार्ट के लिए MS कार्डियोलॉजी और आंख के लिए MS ऑप्थेमोलॉजी। इनके अलावा MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और DNB जैसे कोर्स भी किए जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि 800 में से सिर्फ 4 या 44 या 47 नंबर लाने वाले भी MD और MS की पढ़ाई करेंगे तो विशेषज्ञ डॉक्टर कैसे बनेंगे। और इतना ही नहीं, सरकार ने तो इस बार 0 और माइनस में नंबर वालों को भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रियों के काबिल मान लिया है। क्या आप ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराना पसंद करेंगे? या जिन लोगों ने ये नियम बनाया है, क्या उन्हें पता चले कि जो उतने नंबर हासिल नहीं कर पाया यानी योग्यता के पैमाने पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा, वो डॉक्टर बन चुका है? और जिन लोगों ने ये नियम बनाए, क्या वो इलाज कराने जाएंगे ऐसे डॉक्टर से जिसे परीक्षा दाखिले की परीक्षा में इतना कम या 0 नंबर आया हो? इसे जानने से पहले 3 अगस्त 2025 की ये तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जब देश के 301 परीक्षा केंद्रों पर नीट PG की परीक्षा हुई। 52,000 से ज्यादा MD और MS सीटों पर दाखिले के लिए 2,42,000 MBBS डिग्रीधारी स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। 19 अगस्त 2025 को रिजल्ट आया तो दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 राउंड काउंसलिंग भी हो गई। फिर 13 जनवरी 2026 को देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ने एक नोटिस जारी किया, जिसके जरिए बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3rd राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ को घटा दिया है और ऐसा खाली सीटों को भरने के लिए कर दिया गया। इन नोटिस के मुताबिक जनरल और EWS वर्ग के लिए नीट PG की 3rd राउंड की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए मिनिमम कट ऑफ को सीधे 50 परसेंटाइल से 7 परसेंटाइल और न्यूनतम अंक को 276 से 103 कर दिया गया। जबकि सामान्य वर्ग के दिव्यांगों के लिए मिनिमम कट ऑफ को 45 से 5 परसेंटाइल और न्यूनतम अंक को 255 से 90 कर दिया गया। SC, ST, OBC और इन वर्गों के दिव्यांगों के लिए मिनिमम कट ऑफ को 40 से 0 परसेंटाइल और न्यूनतम अंक को 235 से -40 तक कर दिया गया था। नीट PG की काउंसलिंग के कट ऑफ को 0 और माइनस तक ले जाने का फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया। इसके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को चिट्ठी लिखी गई। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 6 फरवरी को कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का नोटिस दिया। हालांकि हलफनामे की कोई तय समय सीमा नहीं दी गई थी।
0% तो पहले था ही, इस बार इन्होंने -40 मार्क्स किया। -40 मार्क्स का मतलब ये कि आप 200 नंबर अगर हैं, 200 क्वेश्चन है, तो उसमें आपने सही तो कुछ भी नहीं किया, अगर गलत भी किए हैं तो भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर और ये नीट यूजी के स्टूडेंट नहीं है, नीट पीजी के हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में जो है स्पेशलाइज होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद सरकार ने पहले नीट पीजी के कट ऑफ में कटौती का विरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में नीट पीजी के कट ऑफ को कम करने के लिए याचिका दायर हुई थी, जिस पर जुलाई 2022 में सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल को मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कायम रखने के लिए जरूरी बताया, जिस पर अदालत ने सहमति जताई। हाईकोर्ट ने इसे जीवन और मौत का सवाल बताते हुए कट ऑफ में कटौती की याचिका खारिज कर दी। लेकिन अब खुद इसी सरकार ने खाली सीटों को भरने की दुहाई देकर मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 और न्यूनतम अंक को -40 तक कर दिया है, जिसे मेरिट को मारने वाला फैसला बताया जा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आप अपने रिलेटिव को या खुद को कभी ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे जो एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी ठीक नहीं कर पाया नीट पीजी के एग्जाम में? क्या इसका मतलब उसने पूरी एमबीबीएस में कोई पढ़ाई नहीं की? मतलब आप सोच के देखिए कि ये कितना गलत डिसीजन है हमारी सरकार का कि ऐसे लोगों को डॉक्टर बनने के लिए अलाउ किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले के पीछे की क्या मजबूरी है। जैसा कि खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके पीछे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का दबाव तो नहीं, जो एमडी और एमएस की सीट के बदले मोटी कमाई करते हैं। सवाल कई हैं, उनके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जिसने यूपी चुनाव के लिए माहौल अभी से गरमाना शुरू कर दिया है। हिजाब वाली सीएम के लिए ताल ठोककर धार्मिक ध्रुवीकरण की हांडी चुनावी चूल्हे पर चढ़ा दी गई है। यूपी में 2027 की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। ओवैसी की पार्टी MIM इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र में इस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। बयानबाजी के जरिए सियासी तापमान बढ़ाने की कोशिश साफ तौर पर दिखाई देती है। ओवैसी कैंप से दूसरी बड़ी खबर यह है कि पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने यह दावा कर दिया है कि अगले मुख्यमंत्री यूपी में हिजाब पहनने वाली बनेगी। और इसी रणनीति की तीसरी कड़ी के तौर पर AIMIM ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली की, जहां उन्होंने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को चैलेंज दिया, ये कहते हुए मिस्टर योगी मैं यूपी आ रहा हूं। वैसे ओवैसी के इस चैलेंज से योगी या बीजेपी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान वैसे भी बीजेपी को वोट कम करता है या ना के बराबर करता है। लेकिन इस चैलेंज से समाजवादी पार्टी को जरूर सतर्क होना होगा। अभी योगी बाकी था, अब आप लोगों मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा था, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है, मालूम आपको? मालूम? कौन? 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 ओवैसी ब्रदर्स का यूपी की राजनीति में आक्रामक होकर सक्रिय होना समाजवादी पार्टी का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ा रहा होगा। वैसे बीजेपी भी कह रही है कि ओवैसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश और देश जागरूक हो चुका है। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। इस देश में तुष्टीकरण से लोग ऊब चुके हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश में आए थे
तब भी उन्होंने अपना हश्र क्या हुआ उनकी पार्टी का वो भी उन्होंने देखा। इस बार भी आएंगे, इस बार भी उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा। जिसको आना है उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है। ओवैसी जी मेरे हिसाब से यूपी को जानते नहीं। वो अगर हैदराबाद में रहें, उसके आसपास रहें तो ही उनके लिए उचित है। उनको वहीं रहना चाहिए जहाँ पर वो उचित समझे। पहला स्वागत तो उनका बुलडोजर बाबा करने ही जा रहे हैं, जिसके लिए तेल एकदम फुल टंकी भरा हुआ है। बस उनके आने की देर है, वो बॉर्डर पर आए, हम सब स्वागत करने के लिए चले। अब जरा ये समझिए कि बयानों की राजनीति में किन किन टूल किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को धार दी जा सके। यूपी में ओवैसी के सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सियासत को भड़काने वाले 3 बयान दिए हैं। पहला ये कि महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर बनी है, यूपी में बुर्के वाली मुख्यमंत्री बनेगी। दूसरा, उन्होंने डेमोग्राफी बदलने की मंशा से बयान दिया, हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा बुलंद किया। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लड़कियों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। शौकत की बुर्के वाली सीएम और जनसंख्या बढ़ाने वाली थ्योरी को लेकर सियासी विवाद शुरू हो चुका है। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। कोई लव जिहाद नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है। कई लड़कियों ने तो खुल करके बोला कि मुझे चाकू रख करके मेरी गर्दन पे मेरे साथ ऐसा किया गया है, मुझे हिंदू बनाया गया है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे बुर्के वाली मेयर का बयान एमआईएम ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के दौरान दिसंबर में दिया था। मालेगांव में एक बुर्के वाली महिला मेयर बनी है। यहां इस्लाम पार्टी ने नसरीन बानो को मेयर बनाया है। अब ओवैसी की पार्टी इसी बुर्के वाली सियासत को यूपी लेकर पहुंच गई है। ओवैसी की पार्टी की सियासत को बीजेपी सपना करार दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। ऐसा है, सभी को अधिकार है बनने का जो भारत का नागरिक है, मगर भारत के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर वही मुख्यमंत्री बनेगा जो सनातन को मानता है और सनातन धर्म का आदर और सम्मान करता है। देखिए, बिहार में ये लोग बना दिए, वहां कहे थे लोग कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार में तो अब्दुल ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। धार्मिक कट्टर भावनाओं में बांटा जाए और कट्टरता फैला करके समाज को इस तरह बांट दिया जाए कि जो कट्टर हिंदू है वो एक तरफ हो जाए, जो कट्टर मुसलमान है एक तरफ हो जाए। अब उत्तर प्रदेश में ये बुर्के वाली सियासत किस रूप में आगे बढ़ेगी, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात बैंड बाजे के नाम पर पंजाब में गरमाई राजनीति की। 1 साल बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही आप और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाजवा के एक बयान के विरोध में बड़ी तादाद में आप नेता बैंड बाजा लेकर चंडीगढ़ की सड़कों पर उतर आए। आपके कार्यकर्ता कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ के सेक्टर 4 के ML हॉस्टल के सामने रोक दिया। कई घंटे तक सड़क पर खूब ड्रामा चला। तमाम कोशिशों के बावजूद जब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मार्च के लिए अड़े रहे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार शुरू कर दी। 4 दिन पहले बाजवा ने कांग्रेस की रैली में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO के खिलाफ विवादित बयान दिया था। रैली में प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी नेतृत्व और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान बाजवा ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO को बैंड बाजा वाला बोला था। जो पंजाब ना लुट हो रही है ते भगवंत तो मान जिन्हें दिल्ली दे लटेरे ने केजरीवाल होए, सिसोदिया होए ते जैन होए ते 5वें नंबर ते आएगा ETO जेड़ा इथों वाला, जेड़ा पहले बैंड बजांदा रहा था, बैंड असी बजावांगे। और अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों पर नो मर्सी वाली अपनी पॉलिसी का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम हेमंता का एक वीडियो वायरल है जिसे AI की मदद से तैयार किया गया, जिसमें राइफल थामे सीएम हेमंता विश्व शर्मा मुस्लिम पहचान वाले 2 लोगों की तस्वीर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। अब इस वीडियो ने असम ही नहीं
बल्कि पूरे देश की राजनीति में आग लगा दी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीएम हेमंता शर्मा की मंशा है क्या? असम के मुसलमान सीएम हेमंता के टारगेट पर क्यों हैं? इस विवादित वीडियो पर सीएम ने खुद क्या कहा? इन तमाम सवालों के जवाब देती जनहित स्पेशल की यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। মই যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো তেতিয়ালৈকে বাংলাদেশকে খালি কোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক। हम जितना हो सकता है इतने तक जाके उनको खिला करने का, भगवाने का मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूंगा। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलता हूँ। असम के मियां मुसलमानों के खिलाफ जुबानी गोलियां बरसाने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये वीडियो देखिए जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को एयर राइफल से निशाना साधते हुए दिखाया गया है, जिसमें दाढ़ी और टोपी पहने एक युवक और एक बुजुर्ग को हिमंता बिस्वा पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करते दिखाई देते हैं। और फिर हिमंता की तस्वीर के साथ असमिया भाषा में कैप्शन आते हैं, फॉरेन फ्री असम, कोई दया नहीं, बांग्लादेशियों को कोई माफी नहीं। एआई की मदद से तैयार इस वीडियो को 7 फरवरी करीब 4 बजे बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज किया गया, जिसका कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक रेंज। लेकिन फिर बीजेपी ने यह वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक गोली बंदूक से निकल चुकी थी। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या असम के मुसलमानों को सीएम हिमंता पॉइंट ब्लैंक शॉट से शूट कर देंगे? आखिर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मुसलमानों के प्रति मंशा क्या है? क्या किसी प्रदेश के सीएम को शोभा देता है कि वो मुसलमानों को गोली से शूट करे? बीजेपी ने तो वीडियो डिलीट करके पल्ला झाड़ लिया और सीएम हिमंता ने यह कहकर किनारा कर लिया कि उनके संज्ञान में तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है। लेकिन वीडियो डिलीट करने से मामला खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस कह रही है कि यह तो नरसंहार का आह्वान है, सुप्रीम कोर्ट को इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो भाजपा असम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और बाद में उसे डिलीट किया। मुझे हैरत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया हुआ है। तो मुझे तो लगा कि ये एक आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो है। संविधान की इन्होंने कसम खाई है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगा दें, उनकी वोटों का बंटवारा कर दें, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। वैसे तो किसी की परवाह किए बिना हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मियां मुसलमानों को देख लेने की धमकियां देते ही रहते हैं, लेकिन बैक टू बैक ये दूसरा मौका है जब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मियां मुसलमानों पर फायर हुए हैं। যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। यानी पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के लोगों को मियां मुसलमानों को कष्ट देने की छूट दी और फिर ये वीडियो आ गया जिसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो हैदराबाद में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी है, जो पहले ही सीएम हिमंता पर भड़के हुए हैं। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल? बोल
बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। वैसे ओवैसी क्या, जिस तरह से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के मियां मुसलमानों को टारगेट पर रखा हुआ है, उससे कोई भी भड़क सकता है। पच्चीस जनवरी 2026 स्पेशल रिवीजन में 4 से 5 लाख मियां वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। हम कानून के दायरे में कुछ उत्पात करेंगे। 27 जनवरी 2026 मियां को ट्रबल दे, जैसे रिक्शा का किराया कम दे, ट्रबल से ही वो असम छोड़ेंगे। 28 जनवरी 2026 मियां असम में शांति से नहीं रह सकते, वो बांग्लादेश में वोट करें, असम में नहीं। 1 फरवरी 2026 जब तक मैं सीएम हूं, मियां को ट्रबल मिलेगा, वो यहां काम नहीं कर सकते। आप सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के कुछ बयान भी सुन लीजिए। हम जितना हो सकता है इतना तक जाके उनको खिलाने का भगवाने का मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूंगा। যে মই যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো তেতিয়ালৈকে বাংলাদেশকে খালি কবাত নহয় কবাত এনে কষ্ট দিয়ে। ऐसे बयान देने के बाद हर बार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दावा करते हैं कि वो असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो मियां मुसलमानों के खिलाफ है। तो आखिर असम में ये मियां हैं कौन जो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के पॉइंट ब्लैंक टारगेट पर है? असम में मियां मुसलमान मुख्य रूप से बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनके पूर्वज पूर्वी बंगाल यानी अब के बांग्लादेश से आए थे। मियां समुदाय असम की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है। असम की कुल आबादी का लगभग 34% मुसलमान हैं, जिनमें से ज्यादातर मियां हैं। कम शब्दों में कहें तो मियां मुसलमान असम के बंगाली भाषी मुसलमान हैं, जिनकी जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं, लेकिन वो सदियों से असम में बसे हुए हैं, जिनके खिलाफ सीएम ने जंग छेड़ रखी है। लेकिन दावा ये है कि उनके टारगेट पर सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। चलो अगर मान भी ले कि सीएम हिमंता के टारगेट पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन फिर वो मियां मुसलमान क्यों बोलते हैं? घुसपैठियों के कंधे पर बंदूक रखकर असम के सभी मियां मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं? आखिर सीएम हिमंता का असली टारगेट है क्या? अब जरा इस पर भी गौर करिए। सीएम हिमंता ऐसे बयान ऐसे समय पर दे रही हैं जब असम में इसी साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके जरिए वो ध्रुवीकरण करके माइलेज हासिल करना चाहते हैं। जानकार इसके कई आधार बताते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में असम बीजेपी कार्यकर्ताओं को फॉर्म 7 फाइल करने के निर्देश, जिसमें 4 से 5 लाख मियां वोटर्स के नाम हटाने का लक्ष्य रखा गया है। असम में मुसलमान 30 से ज्यादा सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। बीजेपी इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारकर सहयोगियों को दे सकती है। जानकारों के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर सीएम हिमंता हिंदू वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करते हैं, चुनाव को सिविलाइजेशन फाइट बताते हैं और कांग्रेस को मियां पार्टी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी और मियाँ एक ही है। अभी कांग्रेस को जो कुछ वोट मिलेगा मियाँ से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। असम में मुसलमानों को देख लेने की मंशा का खुलकर इजहार कर रहे हैं सीएम हिमंता का चैलेंज अब मुस्लिम संगठनों ने भी कबूल कर लिया है, जो कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा क्या करते हैं। मैं कहता हूँ, बबांगे दोल कहता हूँ, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है।
लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि असम में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। सीएम हिमंता को भी पता होगा कि मियां मुसलमान होने का मतलब बांग्लादेशी मूल का होना तो है, लेकिन घुसपैठिया होने का सबूत नहीं है। ऐसे में जब वो मियां मुसलमानों को टारगेट पर लेते हैं, तो असम में रहने वाले भारतीय मुसलमान भी टारगेट पर होते हैं। लेकिन सीएम हिमंता खुद ऐलान कर रही हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूं। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। और अब आज का जनहित मंत्र। किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा ही देती है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।